वो चीज़ जो है इसी पे बेस्ड है। उसका जो मैकेनिज़्म है बेसिकली वो इसी कंसेप्ट पे जो है वो बिल्डअप हुआ हुआ है। तो इस कंसेप्ट को समझना इंतहाई ज़रूरी होगा आपके लिए। जितना इसको वेल अंडरस्टैंड करेंगी उतना आगे आपको और चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। तो जो कंसेप्ट है अपना वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो एनीबॉडी कैन टेल मी कि कोई आइडिया है किसी को कि व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड? मैं बताऊं? मार्केट में जो चीजें जी जी, निम्रा आप चलिए बोलिए। बताते हैं आपको। मार्केट में जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं ना चीजें, मतलब जो हम सप्लाई कर सकते हैं, एक सप्लायर जो खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है वो सप्लाई करता है, और वो जो बायर होता है उसकी डिमांड पे सप्लाई करता है, तो वो उसकी डिमांड होती है शायद। जी किसी हद तक आपने बिल्कुल लमसम किया इसको। कोई और? हेलो, कोई और बताना चाहेगा? जी जी सर, सप्लाई एंड डिमांड में जैसे हम मार्केट में कुछ सीजन वाइज कोई फसल वगैरह बेचने जाते हैं, तो वहाँ पे जो फसल की जो जो फसल का सीजन होता है तो वो ज़्यादा उसकी जो सप्लाई भी ज़्यादा होती है फिर, लेकिन सप्लाई जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है उसकी डिमांड कम होने लग जाती है। जैसे हमारी अब गंदम की मिसाल ले लें, तो गंदम का जैसे सीजन आता है तो गंदम जब जिस साल लोग गंदम ज़्यादा बीज दें उस साल उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, यानी रेट कम हो जाते हैं और सप्लाई जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही सीजन आउट होता है तो वो चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। इसी को हम लेंगे ना, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ऑलमोस्ट किसी हद तक आपने भी उसका एक सही आइडिया दिया, लेकिन एग्जैक्टली इंशाल्लाह आई विल डिस्कस। नबीला, यू हैव एनी कमेंट्स जी, ऑन दिस वन? यही कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसको सप्लाई किया जाए सही। मार्केट में। अच्छा चले, मैं ना इसको अब थोड़ा सा ना मैं एक अपने अंदाज में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस टॉपिक पे मुझे आपका एक रिस्पांस चाहिए। रिस्पांस इस तरह से चाहिए कि जहाँ पे आपको समझ ना आए, आप मेरे क्वेश्चन और आंसर के सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ से समझ नहीं आई क्यों। क्योंकि इस टॉपिक को समझ के आगे चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपने इस चीज़ को जी निगलेक्ट नहीं करना। अच्छा, इसको मैं अब समझाने की कोशिश करूँगा। हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें से मैं कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उस चीज़ को हम मतलब एक अच्छे वे में समझ सकें। जी अच्छा, हम बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आजकल जो हमारे यहाँ सीज़न चल रहा है मंडियों में, अगर हम वेजिटेबल के हिसाब से देखें तो आजकल आलू बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मंडी में। आलू कॉमनली जी आ रहे हैं। क्यों आलू ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि आलू की जो काश्त जो फसल है वो रेडी है, रेडी टू हार्वेस्ट है। और जैसे जैसे आलू हार्वेस्ट होता जाएगा, वो मार्केट में आता जाएगा, तो उसकी ज़्यादती होती जाएगी, सप्लाई जो है वो उसकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट जी में अगर आप देखें कि जब आलू का सीज़न नहीं होता, जब आलू की फसल मतलब है वो इन द बिगेनिंग में होती है या मिड में होती है, तो उस वक्त आलू की सप्लाई जो मंडी में है या बाज़ारों में है वो बहुत कम होती है। मतलब कम तो नहीं होती, लेकिन मिसाल के तौर पे आगे जितनी डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से एक एक्यूरेसी में वो आ जाती है कि भाई जितनी आगे डिमांड है उतना आलू अवेलेबल तो है, लेकिन एक हाई प्राइस पे अवेलेबल है। प्राइस का डिफरेंस आता है। वो अब इसमें प्राइस का डिफरेंस कैसे आता है, किस तरह से ये मैकेनिज़्म वर्क करता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट मेरे पास उसके 5 पीसीज है फॉर द सेल। आई वॉन्ट टू सेल, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 5 पीसीज है। लेकिन जब मैं उनको सेल करूंगा उन 5 पीसेस को, तो आगे जो है मेरे जो बाई करने वाले हैं वो 10 है। मेरे पास पीसेस 5 हैं, लेकिन उनको बाई करने के लिए जो कस्टमर हैं वो 10 खड़े हुए हैं। तो
उससे क्या होगा कि अब जो मेरी सप्लाई है वो कंपैरेटिवली इक्वल नहीं है डिमांड के हिसाब से, यानी जितनी आगे रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की उतनी वो चीज़ मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो 5 आइटम्स हैं, लेकिन उसके लिए जो बाई करने के लिए जो लोग खड़े हैं या बाई करने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो 10 लोग हैं। तो इस तरह से जब एक चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी कि भाई अगर मेरी प्रोडक्ट को 10 बंदे लेने के लिए खड़े हैं तो मैं अगर 10 रुपए में एक चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं क्यों ना, मेरे पास तो कस्टमर की कमी नहीं, मैं 20 में बेचता हूँ। इस चीज़ की डिमांड है, मांग है कि लोग इसको लेना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से मेरी उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मेरे पास बायर बहुत ज़्यादा है। जब बायर बहुत ज़्यादा होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड किस वजह से इंक्रीज होती? बायर के ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि आगे उसको बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन पीछे बेचने वाले जो हैं या वो जो बिकने वाली जो चीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी जो सप्लाई है वो कम है कंपैरेटिवली बायर के। मतलब वो उतनी सप्लाई नहीं है मार्केट में जितनी उसके आगे बायर अवेलेबल है कि वो हर बायर को पूरी पूरी अवेल हो सके। तो वो चीज़ थोड़ी होने की वजह से, आगे डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस में डिफरेंस आता है। तो बेसिकली ये इसी मैकेनिज़्म पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किसी भी आइटम की प्रोडक्ट को वैरी कर सकती है। अब उसी मिसाल पे मैं दोबारा आता हूँ कि जब आलू मार्केट में आते हैं मंडी में, वो फसल हार्वेस्ट होके तो आलू एकदम से मंडियों में ढेर लग जाते हैं। तो क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि उसका जो आलू है वो उसको सेल करे, तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती, बहुत ज़्यादा मंडियों में आलू आ जाता है। लेकिन आगे जो आलू की डिमांड है वो आम हालात के हिसाब से कितनी इंक्रीज होगी? अगर आम हालात में महंगे होने की वजह से आलू जो है लोग कम खरीद रहे थे आउट ऑफ द सीज़न, तो सीज़न में आलू ज़्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा खरीदेंगे कि उसके बावजूद जो पीछे सप्लाई है वो उनकी बाइंग पावर से फिर भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट हो के सीज़न की वजह से मंडियों में आ चुका है, और आगे जो उसकी डिमांड है उस डिमांड, चाहे डिमांड जितनी भी हो रही है, ख़रीदने वाले जितना भी आलू ख़रीद रहे हैं, उसके बावजूद सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा। इस तरह आप इसको इस तरह ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसकी डिमांड तो उतनी ही रहे लेकिन पीछे से सप्लाई उसकी ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि जो सेलर है, अब वो जो बेचने वाले हैं, आलू को जो बेचने के लिए आए हुए हैं, आप हिसाब लगाएं, अगर वो आउट ऑफ द सीज़न जो रेट होता है आलू का 100 रुपये किलो सपोज़, तो वो अब इन द सीज़न आलू लेके आए और वो कह रहे हैं कि जी हमने स्टिल अभी 100 रुपये किलो बेचना है। अब जो बायर है वो कह रहा है कि भाई सीजन है, पीछे से सप्लाई इतना आलू आम हुआ पड़ा है, तुम अभी भी 100 रुपये किलो बेच रहे हो, जाओ भाई, अगर तुम 100 रुपये किलो देते हो तो मुझे तो आगे से 80 रुपये किलो मिल रहा है। क्योंकि अगला सेलर जो है उसके पास आलू बहुत ज़्यादा है और वो चाहता है कि मेरा आलू बिक जाए इससे पहले कि ये आलू मेरे पास ख़राब हो जाए। तो वो क्या कहता है, वो रेट को गिरा देता है, वो कहता है कि जी मैं तो 80 रुपये पे बेचने के लिए तैयार हूँ। अब जो बायर है वो 80 रुपये वाले के पास जाएगा कि हाँ भी इसका रेट कम है, मैं 100 वाले से क्यों लूँ, मैं तो 80 वाले से लूँगा। अब ये पॉसिबिलिटी हर हाल में मुमकिन है कि उस 80 वाले से आगे एक 60 रुपये वाला भी बैठा होगा, उसके पास आलू की और ज़्यादा सप्लाई होगी, पीछे उसके आलू अच्छे हुए होंगे या आलू मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो ये कहेगा कि यार मैं अपना माल निकालूं इससे पहले कि ये आलू ख़राब हो जाए, चलो मैं 60 रुपये में भी बेचता हूँ, फिर भी मुझे प्रॉफिट ही होगा, मेरी जो इस पे इन्वेस्टमेंट लगी है। तो वो 60 रुपये अनाउंस करेगा। अब बायर जो है, आप खुद हिसाब लगाएं, बायर किसके पास जाएगा, 100 रुपये वाले के पास, 80 रुपये वाले के पास या 60 रुपये वाले के पास? ऑब्वियसली जिसका रेट सबसे कम होगा बायर उसके पास जाएगा। बायर कहेगा ठीक है अभी मंडी में सबसे कम रेट इसका है, वो उससे बाई करेगा। अब दूसरे जो रेट लगा के बैठे हैं उनको पता है कि यार ये इसका 60 रुपये पे आलू फटाफट बिका जा रहा है, अगर हमने रेट को कम ना किया तो हमारा आलू यही रह जाएगा।
क्योंकि कंपटीशन है ना, सेलर ज़्यादा है ना, आलू की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो उतना ज़्यादा सोचने का उनके पास वक्त नहीं है, वक्त है सिर्फ एक्शन करने का। तो वो क्या करेंगे, वो भी अपनी कीमत को डाउन लेके आएंगे, वो भी 60 के करीब लेके आ जाएंगे। कोई कहेगा जी हमारा आलू ले लो, चलो हम इसको, कोई अगर ज़्यादा वो निकालना चाहे, वो कह रहा है 59 में ले लो जी, 58 में, 55 पे, या कोई कहेगा यार मेरा तुम 50 पे ले लो। तो इस तरह करके जब सप्लाई ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, आगे बायर होता नहीं, बायर की जो क्वांटिटी है वो समझ लें इन द सीज़न और आउट ऑफ द सीज़न सेम रहती है, लेकिन जो सप्लाई है वो सीज़न में इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो मिसमैचिंग है सेलर एंड बायर की, मेन सप्लाई एंड डिमांड की, इस मिसमैचिंग की वजह से जो प्राइसेस हैं वो अप डाउन होती हैं। ये हमारी आम लाइफ की एक एग्जांपल है, और ये बिल्कुल जो इकोनॉमी की हर प्रोडक्ट पे ये लागू होती है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हम सेल एंड बाई करते हैं बाज़ार से, मार्केट से, वट एवर, वो इसी रूल्स पे उनकी प्राइसेस डिसाइड होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड पे। कि भाई आपने खुद सोचा देखा होगा कि एक चीज़ है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ लोग ख़रीद रहे हैं, आपको पता है एक वक्त में वो चीज़ ऐसी होती कि आपको 10 रुपए में मिल रही होती इब्तदा में, जैसे ही लोग उसकी तरफ ज़्यादा लपकते हैं तो वो चीज़ 10 से 20 की हो जाती है, क्योंकि पीछे से सप्लाई तो वही है उसकी, लेकिन डिमांड लोगों में ज़्यादा आ गई और लोग ज़्यादा उसकी तरफ लपक रहे हैं और ले रहे हैं। और सेलर खुद सोचेगा कि यार अब बायर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी प्राइस बढ़ा देगा और पीछे से कोशिश करेगा कि वो उस सप्लाई को कंपैरेटिवली उन लोगों के इक्वल लेके आए, ताकि वो उस प्रोडक्ट को जितनी आगे उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मार्केट में सप्लाई कर सके एक अच्छे रेट पे। तो बेसिकली ये सप्लाई एंड डिमांड जो है ये इसी चीज़ का नाम है, और इसी चीज़ पे प्राइसेस अप और डाउन होती हैं। जैसा कि आपने अगर इस एग्जांपल के हट के कोई और भी एग्जांपल आप पकड़ें अपनी आम लाइफ की किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें अगर आप सीज़न और अन सीज़न की बात करें तो उसमें आपको अच्छा खासा प्राइसेस का डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि सीज़न अगर किसी एक चीज़ का सीज़न है तो उसमें उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस गिर जाती है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी प्राइस ज़्यादा इस वजह से नहीं होती कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है, उसकी प्राइस इस वजह से कम होती है कि सप्लाई तो ज़्यादा है ही है, लेकिन कंपैरेटिवली आगे उसकी डिमांड नहीं बढ़ी उस सप्लाई के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कि अगर सप्लाई बढ़ेगी और उस हिसाब से आगे डिमांड भी बढ़ेगी तो फिर प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहेगी, स्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों पार्टीज़ में डिसबैलेंसिंग होगा तो ये डायरेक्ट प्राइस पे इफ़ेक्ट आएगा इसका, कि अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो गई और बायर उतना ही खड़ा है तो ऑब्वियसली उस चीज़ की प्राइस कम होगी, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं, आगे ख़रीदने वाले कम हैं। लेकिन अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है और पीछे से सप्लाई कम है तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं ज़्यादा हर कीमत पे, लेकिन पीछे से वो प्रोडक्ट आ नहीं रही मार्केट में, तो लोग अब कहाँ से ख़रीदें। अगर मुझे चाहिए तो मैं कहूँगा यार मुझे 10 की बजाय 20 में भी मिल जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए यार, बस मेरी ज़रूरत है, मुझे लेनी ही लेनी है, तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का रूल है जिसकी बेस पे प्राइस अप और डाउन होती है। तो यहाँ तक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी सर आ रही। समझ भी आ गया। अगर आ रही तो आप कह सकती हैं ना कि नो क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन बोला तो करें, सारे साइलेंट रहते हैं, मैं कहता हूँ पता नहीं कोई मसला हो गया है। सर क्लियर है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अच्छा, निमरा क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं? जी सर क्लियर है। ठीक है, राजी राव आपका भी क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई क्वेश्चन, कोई एनी कंफ्यूजन? यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट।
तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड है, इसी रूल के तहत, इसी फार्मूले, इसी मैकेनिज्म के अंडर जो दुनिया की एनी टाइप ऑफ मार्केट है, पूरी वर्ल्ड की एनी टाइप ऑफ मार्केट, एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, वो इसी रूल पे वो ट्रेड होती है, इसी रूल पे सेल एंड बाई होती है वो। तो हम एक ऐसे मैकेनिज्म की आगे बात करने जा रहे हैं, या एक ऐसे मैकेनिज्म में इंटर हो रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ हमने वर्चुअल सेल एंड बाई करनी है। वर्चुअल से मतलब क्या है कि बाई सॉफ्टवेयर, बाई हाइपोथेटिकली, यानी उसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं आप देख सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको गोल्ड लेना है तो आप क्या करेंगे, आप सुनार के पास जाएंगे। अब सुनार के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसको पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे, और उससे फिजिकल गोल्ड, आप सोने की बालियां बनवाएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो बनवाएंगे, आप ले आएंगे। दैट इज़ अ फिजिकल परचेजिंग, कि आपने एक प्राइस पेमेंट की, उसके बदले में आपको एक रियल चीज़ मिली, एक फिजिकल चीज़ मिली जिसको आप यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सेंस। यस, किसका? आई डोंट नो वेयर इज, मुझे नहीं पता कहाँ। हाँ, अच्छा, तो इसी तरह जब आप फिजिकली गोल्ड लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आप जो भी पेमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको वो फिजिकल गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक डिजिटलाइजेशन की, एक ऑनलाइन सिस्टम की, तो अब ऑनलाइन सिस्टम में चीज़ें क्या होगी कि उसको आप ख़रीदेंगे तो सही, उसकी पेमेंट भी करेंगे, लेकिन वो चीज़ फिजिकली आपके पास नहीं आएगी, वो चीज़ वर्चुअली आपके पास आएगी। जैसे वर्चुअली से मुराद मेरा क्या मतलब है कि आप में से कोई बता सकता है कि किसी का बैंक अकाउंट है बैंक में, किसी बैंक में? जी सर। ओके, अगर उसका कोई इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं? जी एनीबॉडी? जी जी कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ डिजिटल फिगर्स नज़र आते हैं, वहाँ पे पैसा नज़र नहीं आता कि आप ये कहें कि एक पैसा पड़ा हुआ है, फिजिकली आप उसको टच कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं। जब आप लॉगिन होंगे तो आपको सिर्फ डिजिट्स नज़र आएंगे कि आपके अकाउंट में इतने डिजिट्स में रकम पड़ी है, पैसे पड़े हैं। दैट इज़ अ वर्चुअल फॉर्म ऑफ द मनी। मेरी बात की समझ आई? जी सर आ रही। हाँ, तो ये जो वर्चुअल फॉर्म ऑफ द मनी है, ये इसी फॉर्म को हमने यूज़ करना है आगे चीज़ों को सेल एंड बाई करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, हमने शॉपिंग करनी है, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, तो हम क्या कहते हैं कि जी वो चीज़ आपने बाई की, अपने कार्ट में ऐड की, उसके बाद जब आप चेकआउट करेंगे तो वो कहेंगे कि जी हाँ जी अब आप पेमेंट प्रोसीड करें। अगर अनलेस कि आप ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, तो वो तो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा कि ऑब्वियसली आपने उसको फिजिकल पैसे देने हैं, जब वो घर में डिलीवर करने आएगा तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ एक दूसरा ऑप्शन भी वो देते हैं कि आप पेमेंट कर दें, चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं लेते, आप पहले ही पेमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो पेमेंट होगी, जो पेमेंट मेथड होगा जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे अपने बैंक से, वो सारा वर्चुअल मेथड है, वो सारा ऑनलाइन मेथड है। उसमें देखें आपके बैंक अकाउंट से उतनी पैसे, जितनी उस प्रोडक्ट की प्राइस है, उतने पैसे आप सेट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उतने डिजिट आपके अकाउंट से कम होके उसके अकाउंट में जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ द ट्रांसैक्शन है। ठीक है ना? इसमें आप देखें ऐसा नहीं है कि आपने कोई फिजिकली मनी निकाली, वो उसको आपने कहीं पे उसको थ्रो किया और वो उड़ते उड़ते कहीं उसके अकाउंट में जा गई या उसने कैच कर लिया, मतलब इसमें फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उसी में है ना कि आपने कैश ऑन डिलीवरी लिया, आपने पैसे जाके बैंक से निकाले, एटीएम से, और अपने पास एक मनी अरेंज की पहले से, और फिर जब वो आया तो उसको आपने कैश दिया, तो वो तो एक फिजिकल सेंस में। लेकिन वर्चुअल सेंस में जब आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन एक किसी को ट्रांसैक्शन करनी है, तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्चुअल, ये एक वर्चुअल फॉर्म होती है।
ठीक है ना। तो ये जो इस मार्केट है जो आगे हम जा रहे हैं जिसकी तरफ, ये सारी वर्चुअल फॉर्म में है, ठीक है। इसमें फिजिकल किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल चीज़ की एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो उस चीज़ का कोई दुनिया में तस्वुर ही नहीं है, कोई हकीकत ही नहीं है, ऐसे ड्रामा है, वो चीज़ है। जैसे हम गोल्ड की तरफ अगर बढ़ेंगे तो गोल्ड तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि गोल्ड कितनी प्रीशियस धात है, गोल्ड है, उसका वजूद है, वो मौजूद है। लेकिन जो हम काम करने जा रहे हैं, जिस तरह से हम गोल्ड को बाई करेंगे, तो वो फिजिकली हमारे घरों में नहीं आएगा गोल्ड। अगर मिसाल के तौर पे हम गोल्ड, इस वक्त हम सोच रहे हैं कि आज गोल्ड जो है वो 2,30,000 रुपये तोला है। ये मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्टली कि टुडे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द गोल्ड, जस्ट एक आइडिया कि अगर 2,30,000 में एक तोला सोने का आ रहा है तो उसको आपने ऑनलाइन बाई किया। जब आपने ऑनलाइन बाई किया तो ऑनलाइन बाई करने से जो उसकी पेमेंट है 2,30,000 वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, उतने फिगर उसमें कम हो जाएंगे। और वो जो गोल्ड है आपका, जो 2,30,000 में एक तोला सोना आएगा, वो आपके अकाउंट में आके डिपॉजिट हो जाएगा। जहां पे ये लिखा होगा, जैसे आपकी मनी डिजिटल नंबर्स में आ रही है, इसी तरह वो गोल्ड जो है आपका एक फॉर्म में, एक डिजिट फॉर्म में आ रहा होगा कि भाई इतना गोल्ड 1 तोला या 10 ग्राम या 12 ग्राम या 10, जितने भी ग्राम उसके बनेंगे उतने ग्राम वो आपके अकाउंट में शो होगा कि भाई आप इतने ग्राम सोने के मालिक हैं। इसके जो आपने 2,30,000 रुपया पे किया है उसके अपोजिट में आपको इतना गोल्ड मिला है, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। आप देखें, आपने पैसे पे भी कर दिए, उसके बदले में आपको चीज़ भी मिल गई, ठीक है, वो गोल्ड आ गया। लेकिन इस सारे मैकेनिज्म में कहीं पे कोई भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन है, सारी चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल हैं। आपने जो उसका सेल एंड बाई या बाई किया है वो आपने वर्चुअल किया है कि वहाँ पे आपने बजरिया सॉफ्टवेयर उसको बाई किया, आपको दिया जाएगा, उसमें आप करेंगे बाई तो वो बाई हो जाएगा, उसको आप करेंगे सेल तो वो सेल हो जाएगा। इसी तरह जब आप सेल का प्रोसीजर करेंगे तो वो आप मिसाल के तौर पे अब आपने 2,30,000 में वो एक तोला लिया था, तो कुछ दिनों बाद आपका प्लान बना कि यार अब ये गोल्ड 2,50,000 में तोला हो गया तो क्यों ना अब मैं बेच दूं। जब मैं बेचूंगा तो जारी बात है मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप फिर वही मैकेनिज्म यूज करेंगे, जिस तरह से आपने बाई किया था उसी तरह से आप वहां जाके उसको सेल करेंगे। जैसे ही आप सेल करेंगे आपके अकाउंट में 2,50,000 अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और आपके दूसरे अकाउंट में जिसमें गोल्ड पहले शो हो रहा था वहां से वो ट्रांसफर हो के उस बंदे के अकाउंट में चला जाएगा जिसने आपसे 2,50,000 में बाई किया है। क्योंकि जारी बात है जब आप सेल किया है तो आगे किसी ने बाई भी तो किया है ना। तो जिसने आपसे बाई किया है ऑनलाइन, वो उसके अकाउंट में वो गोल्ड चला जाएगा और उसके अकाउंट से 2.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह करके आपकी जो बाइंग प्राइस थी वो 2,30,000 रुपया थी और जो सेलिंग प्राइस है वो 2,50,000 है। तो इसमें जो डिफरेंस हुआ वो 20,000 का हुआ। तो इट्स मीन 20,000 आपने प्रॉफिट ले लिया, दैट इज अ कॉल्ड प्रॉफिट। इस एक्टिविटी पे आपको 20,000 प्रॉफिट मिला, ये एक्चुअल में अपना काम होगा। और ये इसी तरह से जो आगे जो जितनी ये वर्चुअल चीज़ें आएंगी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फिर अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें जी मैंने 2,30,000 में गोल्ड ख़रीदा है, 10 ग्राम गोल्ड आ गया है, अब वो गोल्ड मुझे फिज़िकल चाहिए, नहीं, फिज़िकल आपको नहीं मिल सकता। अगर फिज़िकल लेना है, आपको फिज़िकल ट्रेडिंग करनी है गोल्ड पे, तो उसके लिए फिर आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहां वो आपको फिज़िकल डिलीवरी देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो फिजिकल डिलीवरी हम क्यों नहीं लेते या हमने उस ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमारा काम है, मिसाल के तौर पे आज हमने गोल्ड खरीदा, अब गोल्ड आज हमने खरीदा, हमने 2 दिन बाद उसमें प्रॉफिट देख के उसको सेल कर देना है। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे फिजिकल डिलीवरी में जाएंगे तो गोल्ड आपके घर आते हुए हफ्ता लगेगा, लेकिन आपने तो उसको 2 दिन में ही बेच दिया। वो तो अभी फिर रास्ते में था तो आपने उसको सेल भी कर दिया। अब रास्ते वाले बंदे को पता चलेगा कि भाई उसने, लेने वाले ने तो अब सेल भी कर दिया, तू वापस आ जा। तो दैट इज अ
मैकेनिज्म इज वेरी वेरी हाइपोथेटिकल, यानी इसका कोई फ़ायदा या इसका वो कोई मतलब लॉजिक नहीं बनती। तो इसीलिए ये सारा काम वर्चुअल है। अगर आपको फिजिकली गोल्ड चाहिए होगा, फिजिकली उस पर ट्रेडिंग करनी होगी, तो उसके लिए फिर अलग मार्केट, अलग प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ जाएंगे हम। अगर आपने वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल बाई ऑनलाइन ही सारा मैकेनिज्म अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होगा। चॉइस इज योर। ठीक है, तो बात हो, अच्छा यहाँ तक मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि एनी कन्फ्यूजन, कोई एनी क्वेश्चन, कोई एनीथिंग, कोई किसी के माइंड में कोई हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अतीका, क्या हाल चाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे थे अभी कि हम फिजिकल जो है वो इसको बाय नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन इसको बाय करके रखना है। जी जी। तो ऑनलाइन बाय करने से मुराद ये है कि हम उस गोल्ड की जो प्राइस है उसको लेके रखेंगे ना एज ए गोल्ड, यानी कि हम कहेंगे कि हमने गोल्ड की प्राइस जो है वो लेके रखी हुई है अपने अकाउंट में। मुझे इस चीज़ की ना थोड़ी सी समझ नहीं आई, ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन वैलिड है। जैसे मिसाल के तौर पे आप गोल्ड बाई करना चाहती हैं, आपने गोल्ड बाई किया, तो ऑब्वियसली आप बाई करेंगे तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आपके अकाउंट से उतने पैसे, उसकी क्वांटिटी के अपोज जितनी उसकी प्राइस बनेगी, वो आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो ये है कि जब अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, तो फिर आपके पास वो गोल्ड किस फॉर्म में, किस शक्ल में आपके पास शो होगा, तो वो ऑब्वियसली वो इसी शक्ल में शो होगा, प्राइस की शक्ल में, कि आपके अकाउंट में वहां पे लिखा होगा कि आपकी इतनी अमाउंट गोल्ड में हेज है, यानी गोल्ड में इंगेज है, इतनी अमाउंट का आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, आपके अकाउंट में इतने पैसों का गोल्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब है कि कोई और फॉर्म में होगा, होगा वो डिजिट्स में ही। ठीक है ना। फिर जब उसको आपने सेल करना है तो सेम उसी तरह होगा कि वो डिजिट, आप जो गोल्ड का डिजिट जो बनाया होगा उन्होंने, जितने पैसों में आपको वो मिला है, वो आपके अकाउंट से उड़ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसने आगे आपसे बाई किया है, और उसके अकाउंट से आपकी उतनी अमाउंट उसके अपोज में जितनी बनेगी वो आपके अकाउंट में आके डिपॉजिट हो जाएगी। आई होप यू गॉट इट। यस सर। एनीबॉडी एल्स? हम्म। Sir, I have a one question. जी 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 ज़रूर। सर सब कुछ लेन देन सब कुछ वर्चुअल वे पे हो रहा है, जी जी फिजिकली नहीं हो रहा। जी जी। तो जो प्रॉफिट होगा क्या वो भी वर्चुअल होगा? हाँ नहीं नहीं, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये यहाँ पे जो है ना, हम जो है ना बहुत ज़्यादा लोग इस शक व शुबहात का इजहार कर बैठते हैं, या मतलब फील होता है, ये जो हमारी एक सोसाइटी है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने उसी चीज़ को मैं दोबारा फिर रिपीट करूँगा इसी आपके क्वेश्चन के आंसर में, शायद इस तरह से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपके अकाउंट में जो पैसा शो होता है वो एक्चुअल में उतना ही होता है ना जितना आपके अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग में शो हो रहा होता है। जैसे आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया तो आगे आपका अकाउंट आया कि अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ऐसे ही है ना। या अब जब आप प्रॉफिट करेंगी, गोल्ड को सेल करेंगी, अब आपने सपोज 2,30,000 में बाई किया था, जब आपने बाई किया था तो वो 2,30,000 आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए थे, लेकिन जब आपने सेल किया है तो आपने 2,50,000 में वो 10 ग्राम सेल किया है, तो अब आपके अकाउंट से गए तो 2,30,000 थे, लेकिन वापस कितने आएंगे? 2,50,000। ठीक है, तो जी ऑब्वियसली जब 2,30,000 गए थे, 2,50,000 आए हैं, तो 20,000 ऊपर बढ़ के आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में पहले रकम थी 2,00,000, सपोज आप कर लें कि जी 2,50,000 थी, उसमें 2,30,000 उड़ गए, अब बची 20,000। अब आपके अकाउंट में रकम थी सिर्फ 20,000, लेकिन जब आपने अपना गोल्ड सेल किया तो 2,50,000 आपके अकाउंट में और आ गया, तो आपके टोटल रकम होगी 2,70,000। तो आपके अकाउंट में वो शो हो रही होगी कि भाई 2,70,000 अमाउंट अब आपके अकाउंट में आ गई है। और अकाउंट में रकम आने का मतलब ये है कि आप फटाफट कोई सवारी लें, फटक से किसी एटीएम के आगे जाएं, अपना एटीएम कार्ड डालें और वो आप फिजिकल अमाउंट 2,70,000 आप विड्रॉ करा लें।
तो वो आपका जो प्रॉफिट जो पहले सारी हर जगह पे वर्चुअल नज़र आ रहा था आपको, वो आपकी हथेली पे एक फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा। देन यू विल बी, आई होप सो, क्वाइट सेटिस्फाइड कि वाकया ही ये प्रॉफिट मेरे हाथ में आ चुका है। आई होप यू गॉट इट। Yeah, sir. एनीबॉडी हैव? सर वो गोल्ड किस फॉर्म में हमें मिलेगा? वो गोल्ड सिर्फ एक डिजिट्स फॉर्म में मिलेगा, एक हाइपोथेटिकली फॉर्म होगी। मतलब है कोई वो रियल फॉर्म नहीं होगी कि सोने की टिकिया होगी या सोने की बालियां होगी या कोई कोका होगा। नहीं नहीं वो नहीं, हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, कि अब हमें वो एक लिस्ट बना के देंगे कि आपने बाय कर लिया, जी जी। तो वो ही मैं चाह रही थी कि वो आप बताएं कि मतलब कोई लिस्ट होगी। नहीं, उसका क्या होगा कि वो बस एक डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब डिजिटल फॉर्म कैसे, कि आपकी जो रकम है, हमेशा हमारा ज़्यादा ताल्लुक मनी से रहा है, तो हमें ये पता है कि मनी एक डिजिट की फॉर्म में काउंट होती है और वो डिजिट में शो होती है, और हमें उस डिजिट को देख के सुकून मिलता है कि हाँ वाकई हमारे पास इतने डिजिट्स मनी है। ठीक है, तो अब अगर जी गोल्ड या जी किसी और प्रोडक्ट की बात की जाए, तो हर गोल्ड की हर हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जी आप ऑयल बाई कर रही हैं तो आप कहेंगे कि मुझे इतने लीटर ऑयल चाहिए। अगर आप कोई जी सॉलिड चीज़ बाई कर रही हैं तो आप कहेंगी मुझे इतने किलोग्राम, इतने ग्राम मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ऑब्वियसली जो गोल्ड है, जी इसकी जो इकाई है या इसको जो मैयर किया जाता है या सेल किया जाता है, या जिस तरह से इसको, इसका जो पैमाना है, वो हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें वो तोला के हिसाब से चलता है। लेकिन इसको थोड़ा हम और इसको एक अच्छी फॉर्म में जब गिनेंगे तो वो ग्राम्स में चलता है कि जी ग्राम्स, इतने ग्राम मेरे पास तोला है। एनीबॉडी कुछ जी। बता सकता है मुझे कि एक तोला में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं सर, आई थिंक। 12 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब जो वो जो 12 ग्राम हैं वो आपके अकाउंट में, मिसाल के तौर पे जब आपके अकाउंट में वो अमाउंट उड़ जाएगी, उस 12 ग्राम के तोले के अपोज में जितनी कीमत बनेगी वो आपके अकाउंट से गायब हो जाएगी जब आप उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जी जब वो रकम जी। गायब हो गई तो समझ लें कि उस रकम का गोल्ड आपके अकाउंट में आ गया। मतलब है उस रकम का गायब होना ही इस चीज़ की जो है वो आपको एक निशानी है या गारंटी है या सबूत है या आपकी एक सेटिस्फेक्शन है कि समझ लें आपके अकाउंट से उतनी रकम गई, तो इसका मतलब है उसके अपोज में आपका गोल्ड हुआ, आप अब आप उतने अमाउंट के गोल्ड के मालिक बन गए। लेकिन उस गोल्ड को आप देख नहीं सकेंगे, यानी वो सिर्फ कंपैरेटिवली एक अमाउंट के आपको शो हो मतलब रहा सर होगा। हम ये कह सकते हैं कि वो जो गोल्ड है उसको हम करेंसी की फॉर्म में बाय करके रख रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं जी इसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई और सवाल? निम्रा, आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? क्लियर है? जी। राजी राव आपका? नो सर, क्लियर। ऐसे आई एम इम्प्रेस्ड कि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं फटाफट। हम्म? जी सर। क्या फीलिंग है कि क्या ये कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या इट्स मतलब नॉर्मल? नॉर्मल एंड यम्मी। यमी। वैसे तो लोग इसको ड्राई कहते हैं, लेकिन आप वाहिद हैं जो यमी कह रही हैं, तो आई लाइक इट। ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि कोई भी जो चीज़ है ना वो विदाउट एफर्ट्स के आपको पता है हासिल नहीं होती। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट ड्राई है, वो लिक्विड है, यमी है, टेस्टी है, तो उसमें ऑब्वियसली मेहनत तो चाहिए, थोड़ा लगाव तो चाहिए। तो बहरहाल ये मैं बताता चलूँ कि इस चीज़, जिस चीज़ को हम लेके चले हैं, इसका मैं एक सिंपल सा आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि जो इस पे महारत रखने वाले लोग हैं, जो इस पे मास्टरी रखते हैं, उन्होंने एक पैमाना दिया है इस स्किल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब एक बच्चा मिडिल पास करता है ना, 8वीं जमात पास बच्चा जो है, ये उसके माइंड के लेवल का ये सारा नॉलेज है। यानी वो बच्चा उस चीज़ को समझ सकता है जो चीज़ें हम लेके आगे चलेंगे या जो चीज़ें हम करेंगे या जो हमारी मंजिल है।
यानी ये इस नॉलेज को गेन करने का एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो हम तो माशाल्लाह हमारी एजुकेशन और हमारा लेवल बहुत आगे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस होगी या इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आएगी। इट्स अ वेरी 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 डिलीशियस टॉपिक और बहुत कुछ है इसमें, मज़ेदार चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आगे आप देखेंगी, आप महसूस करेंगी और उसको आप जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो के उसको आप फील करेंगी और इन्जॉय करेंगी कि हाँ इट्स अ माइंड ब्लोइंग। चलो। इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक था, दोबारा से मैं उसको थोड़ा एक ओवरव्यू कर देता हूँ सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है ना, कि जिस पे किसी भी चीज़ की प्राइसेस डिसाइड होती हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जब सप्लाई ज़्यादा होती है और आगे डिमांड कम होती है, सप्लाई मीन सेलर ज़्यादा होते हैं, डिमांड मीन बायर कम होते हैं, तो उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है। और जिस प्रोडक्ट के लिए सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, यानी सप्लाई कम मीन सेलर कम होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, और डिमांड मीन बायर यानी बायर ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का रूल है जिस पे आगे अपनी पूरी मार्केट चलती है। इसी मैकेनिज़्म पे पूरी मार्केट क्या, पूरी दुनिया की हर मार्केट, हर प्रोडक्ट इसी रूल पे चलती है। इसी रूल से उसकी प्राइस अप एंड डाउन होती है। अगर इस हवाले से किसी और का कोई सवाल है, कोई और डिस्कशन इस हवाले से किसी को कोई और, मतलब बिल्कुल फ्रैंकली आप इसको आप बोलें, आई विल बी रेडी टू रिपीट, आई विल रेडी टू, मतलब उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल जो एक झिझक है उसको ख़त्म करें। हम एक जो है ना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के चलेंगे। आपने ये कोई प्रेशर नहीं लेना कि मैं बोलूँगी, सवाल करूँगी, दूसरे क्या सोचेंगे। जब तक आप सवाल करना नहीं सीखेंगे ना, उस वक्त तक आप आगे मतलब है वो नहीं बढ़ सकेंगे। सवाल की जो शर्मो हया है वो आपको उतारनी पड़ेगी। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। कोई ऐसी चीज़ जो माइंड में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज़ आप बोले। सर आपने कहा कि सप्लायर अगर ज़्यादा होंगे और डिमांडर जो है वो कम होंगे तो प्राइस जो है वो कम होगी, ऐसे कहा ना। जी और अगर डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं और सप्लायर कम है तो प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, यही कहा ना। जी तो बिल्कुल। फिर हम इस मार्केट में बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? जब हम इस बिजनेस में आएंगे तो फिर हम इसको कैसे बैलेंस करके चलेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन उस हवाले से मैं अब ये आपको कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक आपने इंटरमीडिएट लेवल का, मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, जो आगे जब एक हमारा इंटरमीडिएट लेवल आना है ना, उसमें ये चीज़ डिस्कस होगी कि हम जिस मार्केट में हम जा रहे हैं उस मार्केट में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेलर ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है, सेलर कम है या बायर कम है, जो भी उनके दरमियान डिसबैलेंसिंग है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली जब मार्केट इसी कंसेप्ट पे बेस है, तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे हमारे काम में। और इसको हम आगे बार बार इसको जैसे जैसे हमारे स्टेप्स आते जाएंगे और हर स्टेप्स में जब इसकी इन्वॉल्वमेंट आती जाएगी तो उसको हम बड़े अच्छे और ब्रीफली अंदाज में डिस्कस करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो आपने अतीका आपने पूछा है, ये बिल्कुल आगे इसी चीज़ को हमने लर्न करना है और ये आप चीज़ सीखेंगी और इसको हम बड़ा ब्रीफली लेके चलेंगे। लेकिन ये मेरा मतलब ये क्वेश्चन एक इंटरमीडिएट लेवल का है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ओके सर। सर जी जी हेलो जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोले बोले आ रही आवाज़, राजी राव। सर जैसा आपने कहा कि जब हम मार्केट से कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि हमने गोल्ड लिया, जी जी जो आप आलू वाली बात कर रहे जी थे, जी तो जब हमारे अकाउंट से खुद ब खुद, यानी कि जब उसके प्राइस अप या डाउन होंगे तो हमारे अकाउंट से खुद ब खुद ही पैसे डिडक्ट हो जाएंगे उसकी अमाउंट, उस चीज़ के, उस चीज़ के पैसे गोल्ड उस के। उस वक्त डिटेक्ट होंगे जब आप उस पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे कि यू वांट टू बाई, एंड यू विल क्लिक द बटन ऑफ बाई,
देन अमाउंट विल बी या डिडक्टेड। सही। तो सर एक और बात थी कि अगर उस चीज के प्राइस कम हो रहे हैं जिस प्राइस में हमने ली थी जी और उसके कम हो रहे हैं, तो क्या हम वहां पे स्टे नहीं कर सकते? हम उसको अभी सेल ना करें, जी बिल्कुल, ये तो आपने थोड़ा वेट ये करें कि प्राइस अप हों उसके। जी जी, मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, और उसको पे मैं थोड़ा एक उसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि जो मैंने आंसर किया था ना अतीका को, कि कुछ क्वेश्चन जो हैं ऑब्वियसली वो एक अगले लेवल के हैं, तो उनका मैं अभी जवाब देने की कोशिश भी करूँगा तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में उस हिसाब से नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, चलिए ये ठीक आपके है सर, ये आपका नो भी सर। राजी राव जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका आगे आप बहुत अच्छे अंदाज में आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आपने एक चीज़ बाई की है ना, तो उसकी जी जो जी होल्डिंग पावर है वो आपके पास है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। सपोज आपने गोल्ड को एक जी प्राइस पे बाई किया है, तो उस प्राइस पे बाई जी करके आपने गोल्ड को अपने पास रख लिया है, या वो ठीक है बाई आपकी बाइंग डन हो गई है, कंफर्म हो गई है। उसके बाद प्राइस आपके अपोजिट जा रही है, यानी जहाँ पे आपने बाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने किया था पूरे 2 लाख में, अब गोल्ड जो है वो सस्ता जी हो रहा है। ज़ाहिर है कोई भी मार्केट है उसमें अप डाउन चलता है, ये उसका मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ अप 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 ही जाती है, या हर चीज़ डाउन 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 ही जाती है, नहीं, चीज़ें अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक मैकेनिज्म में चलती हैं। जी ठीक है। तो अगर आपने 2 लाख में बाई किया, और फॉर एग्जांपल आज आपने बाई किया है और गोल्ड की प्राइस जो है डाउन जानी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो गोल्ड महंगा होगा आपको बाइंग आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसी तरह गोल्ड की प्राइस नीचे जाने से आपको लॉस भी नज़र आएगा कि आप इतना आपका लॉस हो रहा है। बकायदा वहाँ पे जी एक डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में वो चीज़ें सारी आपको नज़र आएंगी, जो आगे हम जाके सीखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो वो जो लॉस आपको नज़र आएगा, अब उसमें आगे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं कि वो लॉस जो है आपने उसको कट करना है, या यू कैन होल्ड, कि आप ये चाह रही हैं कि भाई अगर आज गोल्ड सस्ता हुआ है तो नो प्रॉब्लम, मैं 2 4 दिन 8 दिन 10 दिन में वेट कर लेती हूँ, गोल्ड फिर दोबारा एक हाई प्राइस पे जाएगा तो मैं वहां पे इसको सेल कर दूंगी, मैं अभी सेल करके क्यों अपना लॉस करूं। ठीक है ना। तो वो जो एक सही होल्डिंग पावर होगी वो आपके पास ही होगी, वो आपकी मर्जी है। आपने जब बाई कर लिया, आप उसको 1 साल रखें, आप उसको 10 साल रखें, दैट इज अ योर चॉइस। ये कोई जरूरी नहीं है कि गोल्ड को आज आपने बाई किया है कल आपने सेल करना है, नहीं। आप उसको 1 ईयर, जी 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसी उसी मैकेनिज्म में। 10 साल बाद आप आएंगे, आप कहेंगे जी अब प्राइस ऊपर चली होगी होगी अब मैं बेचता हूँ। 10 साल में माशाल्लाह से गोल्ड, जैसे हम पीछे देखें 3 4 साल में गोल्ड कितना बढ़ा है। ठीक है, जब मेरी शादी जी हुई थी माशाल्लाह से उस वक्त 60,000 रुपये तोला था, तो आज तोला कितने का है? आज तो मेरा ख्याल 3 लाख से भी ऊपर का हो गया है। तो जी कहने का मतलब ये है कि होल्डिंग पावर जो है वो आपके इन हैंड होगी, कि आप कितना होल्ड रख सकती हैं। इट इज़ योर चॉइस। देयर इज़ अ नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि आपको इतनी देर बाद ही उसको होल्ड करना है या बेचना है या सेल करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं। सही। जी। थैंक यू सर। कोई और? सारे चुप चढ़ी हो गए, कोई भी नहीं बोल रहा। क्लियर है अब। क्लियर है, टोटली क्लियर है। फातिमा, आपका कोई इस हवाले यस से सर। कोई सवाल हो? नो सर। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो आज का जो ये टॉपिक था सप्लाई एंड डिमांड था, और सप्लाई एंड डिमांड के रूल के जो एक मैकेनिज़्म में जो प्राइस अप एंड डाउन होती है उसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये जो हमारी डिस्कशन थी ये सारी थी एक थ्योरेटिकल, ठीक है ना। अब इसको हम अगली क्लासेस में इस थ्योरेटिकल को अब हम प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पे जाके मार्केट में बकायदा इंटर हो के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सप्लाई एंड डिमांड रूल प्रैक्टिकली मार्केट पे कैसे रिएक्ट करता है, इसका क्या रिएक्शन होता है, इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रीड करना है।
तो नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह है ना, हम टुमारो इंशाल्लाह जंप इनटू द मार्केट। तो हम कल इंशाल्लाह सर, उस, जी जी। मैं एक चीज मजीद ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ना, जो अभी यहाँ पे अकाउंट्स की बात हो रही थी, कितने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से और जब आप गोल्ड को बाय करेंगे, तो ये जो आपका अकाउंट होगा, ये आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा। जब हम इस चीज में इंटर होंगे तो वो, ये जो अकाउंट होगा वो बकायदा, अगर आप मार्केट में इंटर हो रहे हैं तो वो मार्केट का बकायदा एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आप अपनी मनी को ट्रांसफर करते हैं और उससे फिर आगे आप मार्केट में बाय एंड सेल जो भी होता है वो आप करते हैं। आपका बैंक अकाउंट तो जस्ट आपके फायदे के लिए ही बना हुआ है, उसमें तो आप उसमें से पैसे निकाल के फिर आपने एक और अकाउंट में डालेंगे, वहां से आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ही अपने जो है वो बैंक अकाउंट से ही करेंगे। नहीं वो फातिमा, वो आगे एक क्लास उनके लिए मैंने डिज़ाइन की हुई है कि जिस तरह से ऑब्वियसली अगर जब एक मार्केट की बात हो रही है तो वहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जो लॉट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर एक के माइंड में आएंगे कि भाई वो मार्केट कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसमें कैसे इंटर होना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, हमने उसमें पैसे डालने कैसे हैं, निकालने कैसे हैं, उसका रोल क्या होगा। तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि इसको आप जस्ट एक दो मिनट में वाइंड अप करें या वो सेटिस्फाइड हो जाए। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, इसके लिए एक पूरी क्लास रखेंगे और प्रैक्टिकली हम उसमें इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे कि मार्केट में हमें इंटर कैसे होना है और किस तरह से अकाउंट बनाना है, कैसे हमने जो सारा प्रोसेस करना है। अनटिल उस वक्त तक हम उसके पीछे चलेंगे जब तक आप सेल और बाई करके प्रॉफिट हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम उस पूरे प्रोसीजर को देखेंगे और पूरा फॉलो अप रखेंगे। जी सर। तो ये तो अभी जो जो एक बेसिक है, जो हम कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे ना, तो जो पहली जो कड़ियाँ हैं उनको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आगे जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आगे हमारी लिस्ट में वो चीज़ है कि उसको आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे इंटर होना है, वो डोंट वरी। और कोई सवाल किसी का? किसी का भी नहीं? रिप्लाई भी नहीं? सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है फिर। ये मैंने जो है इस क्लास की रिकॉर्डिंग की है। इंशाल्लाह जो है आप अपना जो भी ईमेल है वो शेयर कर दें नासरा के साथ, तो फिर उस ईमेल बेस्ड पे मैं सबको जो है ना वो शेयर कर दूंगा लिंक उसका। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगी तो आगे डायरेक्टली यूट्यूब से आप उस वीडियो को देख सकेंगी, लेकिन वो ईमेल प्रोटेक्टेड होगा। जी तो सर। इसलिए आप अपना ईमेल लाजमी हम्म, दीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो पे प्रिविलेज मिल सके वॉच करने की। कल वाला जो लेक्चर है उसकी भी वीडियो शायद पेंडिंग थी, तो वो भी सेंड कर दीजिएगा उधर। एक्चुअली कल वाली तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं है, कल भी मैंने बताया था। लेकिन नो प्रॉब्लम, कल का जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह, अब आप सपोज़ जैसे आज क्लास हमारी जो है 8 बजे अगर शुरू होती है, तो अगर कोई कल किसी का कोई कंसेप्ट पीछे वाला या कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो तो उसमें इतना हो सकता है कि आप लोग थोड़ा जल्दी क्लास को ज्वाइन करके हम उस जो पिछले जो किसी का कोई टॉपिक पेंडिंग है, किसी का कोई मतलब कोई समझ में नहीं चीज़ आई, तो उसको हम एक जो प्री टाइमिंग होगी क्लास की उसमें हम उसको हर एक को क्लैरिफाई करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 1 घंटा होगा हमारा, जो एक आगे फ्रेश टॉपिक जो होगा उस पर हम कंज्यूम करें। उसके अलावा अगर हिस्ट्री में किसी की कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो 8 बजे से पहले बेशक आ जाए, 8 बजे से पहले क्लास ज्वाइन करे, मुझे जस्ट ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं 7:30 बजे ही क्लास को कैरी कर लूँगा। और जो तुम लोगों के कंसेप्ट होंगे पीछे जो मतलब मिस हो गए हैं या कोई किसी का सवाल जवाब होगा तो उस टाइम में हम उसको कवर अप कर लेंगे। ये मेरी सुजेशन है, आगे आप एज़ यू विश एज़ यू लाइक। जी सर। तो ठीक है, ओके सर। आज की क्लास का यही इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल फिर हम इसको यहीं से रिज्यूम करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो आप काइंडली एक तो टाइमिंग को थोड़ा जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें
और बाकी जो है ना, इसमें कोई हिचकिचाने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। आप फ्रैंकली जो आपके माइंड में हो, अगर बाद में आपके घर में जाके कोई मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को राइट डाउन करें। आप अगले दिन आके उसी तरह प्री टाइमिंग में आके आप वो क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकती हैं। तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको करंटली इस सब्जेक्ट के रिलेटेड अभी आपके माइंड में कोई सवाल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नहीं, उसके बाद कोई पूछ नहीं सकता, या वो ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप रिलैक्स हो कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है उसका आप पूछना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम उसको प्री क्लास में वो सारा डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर दो, जैसा कि मैंने कल आपको ये बताया था कि जो मोबाइल्स हैं या जो आपके पास इंटरनेट है, ये एक मतलब पूरी ग्लोबल वर्ल्ड आपके इन हैंड है। तो जो दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो आपके हाथ में है। वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है। आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट पे आपको रिसर्च चाहिए या वीडियो या जो भी उसका, आप जब जस्ट टाइप करेंगे ना तो नीचे सजेशंस में ही वो आपको बता देगा भाई आपको क्या चाहिए। और उसके मुतालिक आपके पास इतना नॉलेज पड़ा होगा, इतनी वीडियोस, इतनी चीज़ें पड़ी हैं कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन किसी एक टॉपिक पे वो वीडियो या वो मटेरियल वो ख़त्म नहीं कर सकेगा। तो असल चीज़ होती है राइट डायरेक्शन की। अगर आपकी डायरेक्शन राइट है तो आपके लिए अनलिमिटेड चीज़ें हैं वहाँ पे भी। तो अगर आपका ये कंसेप्ट इसके हवाले से और आपको इलेबोरेशन चाहिए और इसको आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है इस सारे मैकेनिज़्म को, तो आप जाएं उस पे सर्च करें, यूट्यूब पे वीडियो देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल। उसके बाद भी अगर आपका कोई ऐसा कोई सवाल, कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आई एम हेयर फॉर यू एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जी सर। चलें ठीक हो गया इंशाल्लाह। फिर अलविदा करते हैं, अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में। इंशाल्लाह। चलें ओके सर। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।